नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से यूपीपी में जो 19 जून 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, उसमें मैथ के पोर्शन को हल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं और मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोगों को पता है रूल, ये लाभ हानि का सवाल है। तो हम लोग लाभ हानि में क्रय मूल्य को बताओ कितने परसेंट मानते हैं, बोलो 100%। इस चैप्टर में क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं और लाभ होता है तो हमेशा 100 में जोड़ते हैं, और अगर हानि होती है तो हमेशा 100 में से माइनस करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रूल जो दिए हैं ये आप याद रखिएगा। क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानेंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखो दिया है कि 13% हानि पर बेचा गया और 11% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, 108 का है। तो अगर बताइए 13% हानि पर बेचा गया तो 100 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 87% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87%। और अगर 11% लाभ पर बेचेंगे तो बताइए कितने परसेंट पर बेचेंगे, 111। लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे। ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, तो इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो दिया है ये दिया है 108 रुपए। कितना दिया है बोलो, 108। और पूछा है 12% लाभ कमाने के लिए खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 108, और 108 क्या है, दोनों विक्रय मूल्यों के प्रतिशत में अंतर है। तो दोनों में अंतर बताइए यहां पर कितने का है, 111 में से 87 गए, 13 और 11 24, 24% का अंतर है। देखिए यहां अंतर दिया है तो हम नीचे अंतर लिखेंगे। और पूछा क्या है, 12% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य, तो लाभ होता होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, यानी 112% की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 24% की वैल्यू दी है, कितनी, 108, और 112% की वैल्यू पूछी है। तो काटपीट कर लेंगे इसको ध्यान से। देखिए काटपीट कर लेंगे तो 4 से काट देते हैं, 4 छंग 24, और इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं तो 6 एकन 6, 6 से नहीं कटेगा। इसको हम लोग 3 से काट देते हैं, ठीक है, 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, है ना। अब 2 से इसको काट देते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 56 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 छाक 54 और 9 पचे 45 और 5 50, यानी 504। तो 504 का मतलब है आपका तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है, ये आसान सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या बताओ। तो ध्यान से देखिए, हमेशा संख्या को हम लोग कितने परसेंट मानते हैं, 100% मानते हैं। कोई भी संख्या होती है उसको कितने परसेंट मानते हैं, 100% मानते हैं। तो देखो दिया क्या है, 135 दिया है और ये 45% है। कितने परसेंट है बोलो, 45% है। तो संख्या दी है उसका परसेंटेज है, जितने परसेंट है वो दिया है, और पूछा हुआ संख्या बताओ, यानी 100% पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 45% की वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू पूछी है। अब हम लोग काटपीट कर लेंगे तो 45 तिहाई 135 होता है, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना बोलो, 300। और इस प्रकार जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है।
चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है तो 20% नुकसान होता है। 5% लाभ कमाने के लिए उस सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो बस ध्यान से देखिए, जैसे पीछे के दो सवाल थे बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। रुपया कितना है? 720, और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। और बेचा कितने प्रतिशत पर गया बोलो? 20% नुकसान। तो हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे, यानी ये 80% दिया है। 80% की वैल्यू कितनी दी है? 720। 5% लाभ हो कमाना है तो यानी 100 में 5 जोड़ेंगे, 105% की वैल्यू पूछी। ठीक है, काट पीट कर लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, 8 नवाई 72 और गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 945 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 945। यानी इसका मतलब है इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और ये भी लगभग वैसे ही है। तो 750 रुपए की अंकित मूल्य कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई, तो कितने प्रतिशत की छूट हुई? तो देखिए एमआरपी कितनी दी है बोलो? 750, और बेची कितने की गई? 660 रुपए की। हमको परसेंटेज छूट निकालनी है, तो छूट का मतलब है डिस्काउंट। तो देखिए जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको ऊपर रखते हैं, छूट को प्रतिशत में बदलना है तो छूट को ऊपर रखेंगे। छूट कितने की है? घटाएंगे, तो छूट है 90 की। कितने की है वो? यहां पर देखिए 750 का था, 660 का बेचा गया। और आंकड़ा परसेंटेज में पूछा है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, और छूट हमेशा एमआरपी पर होती है, बट हमेशा एमआरपी पे लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग काट पीट कर लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, और 25 का पहाड़ा पड़ेंगे। 25 तिहाई 75, 25 चक्कू 100, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12%, तो डिस्काउंट हो जाएगा 12%। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यह भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज हो जाएगा, ये बताइए, 1 साल का ब्याज कितना है? 8%। 1 साल का ब्याज कितना है? 8% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 8 चक्कू 32%। और ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, तो सीधे इसी का 32% हम लोग निकाल लेंगे। 1 साल का 8% है तो 4 साल का होगा 32%, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 3 45, और 3 48, यानी 480 रुपए। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? बी। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 4 साल का साधारण ब्याज होगा 480 रुपए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें लिखा है एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। तो देखिए यहां पर मूलधन, मूलधन लिखेंगे और मिश्र धन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? मिश्र धन। ये 2 साल के लिए अप्लाई होता रूल, और यहां पर समय दिया है कै साल? देखो कितने साल दिया है? 2 साल। तो ये केवल 2 साल के लिए रूल अप्लाई होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मूलधन अगर 1 है तो ये हो जाता है 1.1221 गुना, है ना? मूलधन का 1.21 गुना हो जाता है। अगर हम दशमलव हटाएं, इनमें अनुपात निकाल लेंगे, अगर दशमलव हटाएं तो आ जाएगा बटे 100। दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद लगा है तो 2 नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसको हल कर लेते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें बोलो? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा 100, और इधर कितना हो जाएगा? 121। दोनों जगह हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कट जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा।
2 साल के लिए ये रूल याद रखिएगा, 2 साल के लिए वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं बोलो? वर्गमूल निकालते हैं। 2 साल के लिए हमेशा वर्गमूल निकालेंगे और 3 साल के लिए घनमूल निकालेंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। और 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बोलो? 11। अब दर का मतलब है प्रतिशत वृद्धि, जो वृद्धि है वही दर है। तो वृद्धि बताओ कितने की हो रही है? 1 की। वृद्धि कितने की है? 1 की। वृद्धि हमेशा कम पर होती है, नीचे 10 रखेंगे, और आंकड़ा परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा कितना बोलो? 10%। तो यानी ब्याज की दर कितनी होगी बोलो? सी दिया है 10%। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में है तो सती और रतिन के बीच साझा किया गया था, तो रतिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था? तो आपको बताया है कि साझेदारी में कौन सा फार्मूला लगता है? x1 t1 अनुपात x2 t2 बराबर p1 अनुपात p2। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, यस सती के लिए है, आर किसके लिए है? रतिन के लिए है। तो सती द्वारा लगाई गई पूंजी और जितने समय तक पूंजी निवेश रही वो t1 है। ऐसे रतिन ने जितनी पूंजी निवेश की और जितने समय के लिए निवेश किया ये t2 है। और ये क्या है बोलो? लाभ में अनुपात है, लाभ में अनुपात है, यानी सती का लाभ p1 है और रतिन का लाभ कितना है? p2 है। तो इसको मान रख लेंगे। तो देखिए सती ने कितनी पूंजी लगाई है? 6। पहला अनुपात कितना दिया है बोलो? 6। और कितने समय के लिए लगाया है? t1 ही मानते हैं, ठीक है, यही निकालना है। और x2 कितना दिया है बोलो? 5। और t2 की वैल्यू 12 महीने है तो 12 लिख देंगे, बराबर p1 अनुपात p2 का मान कितना दिया है? 7:10। ध्यान से देखेंगे तो इसको हल कर लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6t1 बटे 5 गुणे 12 बराबर 7/10। ठीक है, हल कर लेंगे। देखो 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 6 से 6 कट जाएगा, तो t2 बराबर आ जाएगा क्या? 7 महीने। लेकिन इसमें पूछा रतिन ने कितने महीने अकेले व्यवसाय किया, अकेले निवेश किया, तो 7 महीने तो सती ने किया। ये t1 वैल्यू किसकी है? सॉरी t1 है। t1 किसकी वैल्यू है बोलो? सती के लिए है टाइम। तो 7 महीने सती ने किया, तो रतिन ने कितना किया बोलो? 5 महीने। 12 में से 5 घटा, 12 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 महीने। तो रतिन ने 5 महीने जो है वो व्यवसाय अकेले निवेश किया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? तो यानी 12वीं पारी में, 11 पारी हो चुकी है, 12वीं पारी में वो कितने रन बनाए? ठीक है, ताकि जो है क्या हो जाए? 2 रन वृद्धि हो जाए। तो पुराना स्कोर कितना है? 51। और औसत वृद्धि का मतलब होता है, औसत वृद्धि का मतलब होता है सभी में वृद्धि। औसत वृद्धि का मतलब क्या होता है बोलो? सभी में वृद्धि। और सभी पारियां हैं कितनी? सभी पारियां बताओ कितनी हैं? 11 पहले 1 है, अब तो यानी 12 पारी। कितनी हो गई बोलो? 12 पारी। और सभी में कितना कितना बढ़ाना है? 2 रन प्रति बार, तो यानी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 बढ़ाना है। तो बस हम इसको 24 इसी में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। यानी 12वीं पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे बोलो? 75 रन बनाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 पर आ जाते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं
तो 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आप लोग जानते हैं ऐसे सवालों में कौन सा फार्मूला लगता है, बोलो। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 क्या है, पहले के आदमी, D1 पहले के दिन, M2 बाद के आदमी बाद के दिन, है ना, D2। तो पहले कितने आदमी हैं बोलो, व्यक्ति कितने हैं, 16। और कितने दिनों में बना लेते हैं दीवार, 15 दिनों में। बाद में कितने व्यक्ति चाहिए, तो M2 हमको निकालना है, और कितने दिनों में बोलो, 8 दिनों में। तो हम लोग काटपीट कर लेंगे। देखिए 8 दूनी 16, तो आपका आंसर हो जाएगा, M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 30। इसका मतलब 30 व्यक्ति चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, डी, यानी 30 जो है व्यक्ति चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको लगाते हैं। दो ट्रेनें ए और बी हैं, वे दोनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं। इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे, तो ट्रेन ए को पूरी यात्रा करने में कितने घंटे लगेंगे? तो ध्यान से देखिए, दो ट्रेन ए और बी हैं और स्टेशन एक्स और वाई है, ये मान लिया। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 600 किलोमीटर है। बीच की डिस्टेंस कितनी है बोलो, 600 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें आगे कहा है कि स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से 225 यानी आधे से थोड़ा कम रहेगा। यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर दोनों जो है वो क्रॉस करती हैं। कितनी दूरी है, एक्स से 225 किलोमीटर, तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, 375 किलोमीटर। टोटल 600 है ना, ठीक है। अब कहा है ट्रेन बी पूरी यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं। ट्रेन बी को पूरी यात्रा करने में कितना लगता है, 8 घंटे। तो ट्रेन बी की हम लोग चाल निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी है 600 किलोमीटर और समय कितना है, 8 घंटे लगते हैं, भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस ट्रेन की बात है, बी की बात है। तो ट्रेन की चाल कितनी है बोलो, ट्रेन बी की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हम रेशियो निकालेंगे। तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो 200। इसकी चाल हो गई 75 बी की, तो बी को इतनी दूरी तय करने में, यहां से यहां तक आने में, वाई से यहां मान लेते हैं जेड है, तो यहां तक आने में कितना समय लगा होगा बोलो। ध्यान से देखो, 375 को हम भाग कर देते हैं किससे, 5 से, तो यानी 5 से नहीं 75 से, तो आ जाएगा 5 घंटे। यानी यहां तक आने में इसको लगे होंगे, टोटल टाइम लगा होगा 5 घंटे। कितना टाइम लगा होगा, 5 घंटे। अब इधर तो हम दूसरी ट्रेन जो ए है उसकी चाल, इसको भी यहां से यहां तक आने में 5 घंटे लगे होंगे। तो ट्रेन ए की चाल हो जाएगी, ट्रेन ए की चाल हो जाएगी, है ना, ए की चाल हो जाएगी, दूरी दूरी यहां पर कितनी है, 225 और बटे समय कितना है, 5 घंटे लगे हैं, तो इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और पूछा है ए को पूरी यात्रा करने में कितने घंटे लगेंगे, तो ट्रेन की हमको ए की चाल पता चल गई है, तो 600 को हम भाग कर देंगे किससे, 45 से, तो समय आ जाएगा, भाग कर लेते हैं। पहले तो 15 से काट लेते हैं, 15 तिहाई 45, 15 चक्कू 60, 40/3। अब भाग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 एकन 3, है ना, फिर 3 तिहाई 9,
1/3 घंटे। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सही सवाल था, इसको समझ के हम लोग लगाएंगे, ऐसे फार्मूला रट के नहीं लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर हो तो x का मान बताना है। तो यानी ये बॉक्स बताइए कैसा होता है, घनाभ। कैसा होता है, घनाभ। और ये बॉक्स का कुल क्षेत्रफल दिया है। कुल क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घनाभ के, याद करो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी और प्लस बी एच प्लस एच एल, जहां पर यल क्या है लंबाई, बी चौड़ाई और एच क्या है उसकी ऊंचाई है। ये मोटाई है तो ये हो जाएगी 10 प्लस एक्स, ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स और ये हो जाएगी 6 प्लस एक्स। ठीक है, और उसका दिया है कितना, दिया है 592 दिया है। तो यहां पर हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और फैक्टर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मान रखेंगे तो फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम लोग स्मार्ट गेस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको 1-2 ऑप्शन और रखने पड़े। तो यहां पर हम मान लिया 1 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो इसमें याद रखिएगा कि मोटाई x है तो x नहीं 2x हो जाएगी। सब में क्या हो जाएगा, 2x। सब में 2x जुड़ेगा। ध्यान से देखिए, जैसे कोई ये है और इसके तरफ x मोटाई का है तो इसका मतलब ये x है ना, और ये भी x है। ये यल थी तो अब यल ये क्या हो जाएगी, यल प्लस x और x 2x। ठीक है, तो यहां पर 2x सब में जोड़ेंगे, x नहीं 2x जुड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सब में जोड़ें तो हम मान लेते हैं, इसमें ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा जल्दी लग सकता है। ठीक है, स्मार्ट गेस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर चूंकि दशमलव वाला नहीं है तो सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 और 1 दूनी 2, यानी मान हो जाएगा, यल का मान हो जाएगा 12, बी का मान हो जाएगा कितना, 8 में 2 जोड़े कितना 10, और सी का मान, एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा 6 2 8। अब मान रखते देखते हैं इसमें, अगर ये आ जाता है कितना 592, इसका मतलब ये सही है, वरना थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, फैक्टर भी करने पड़ेंगे। देखो यहां पर रख देते हैं तो 12 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 8 और प्लस 8 गुणे 12। जल्दी से हल कर लेते हैं, 2 ये हो जाएगा 120 प्लस 80 और प्लस 12 96, ये हो जाएगा 2 गुणे 200 और 296। देखिए 592 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, 592 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर आप बेसिक से करेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, आपको स्मार्ट गेस करना है। हो सकता है पहली बार में नहीं दूसरी बार में आंसर आवे, लेकिन आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो विशेषज्ञ का मतलब है हम वी मान लेते हैं, 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु हैं। अगर ये 9 दिन का काम एक ही दिन में कराना हो तो यानी संख्या हमको क्या करनी पड़ेगी, 9 करनी पड़ेगी, 9 गुना करनी पड़ेगी। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, विशेषज्ञ को भी और प्रशिक्षु को भी। विशेषज्ञ के लिए वी लिखेंगे, प्रशिक्षु के लिए पी लिखेंगे। तो 9 सते 63 वी और प्लस 9 पचे 45 पी, यानी इतने लोग हो जाए तो एक दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 9 दिन जो कार्य चलता वो एक ही दिन में हो जाएगा। ऐसे इसमें देख लेते हैं,
4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु 12 दिनों में करते हैं। मान लिया 12 दिनों का काम एक ही दिन में कराना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 चौक 48 वी और प्लस 12 15 180 वी। चाहे आपको एक दिन में कराना है तो चाहे ये ग्रुप ले लीजिए, चाहे ये ग्रुप, एक दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अब वी भी एक तरफ लाएंगे और पीपी एक तरफ, तो ये आ जाएगा 63 में से 48 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 15 वी बराबर, और इधर आ जाएगा तो 135 पी। हल कर लेंगे, 15 एकन 15, 15 9 135, तो 1 वी बराबर 9 पी, यानी एक विशेषज्ञ जो है वो 9 प्रशिक्षु के बराबर है। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे बोलो, m1 d1 बराबर m2 d2। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, m1 d1 बराबर m2 d2। तो हम क्या करेंगे, या तो प्रशिक्षु ही रखेंगे या तो विशेषज्ञ ही रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, तो 7 विशेषज्ञ की जगह पर हम प्रशिक्षु रखें तो कितने हो जाएंगे बोलो, 9 सते 63, 63 प्रशिक्षु हो जाएंगे, और 5 प्रशिक्षु ये हो गए, तो 63 और 5 68 प्रशिक्षु उस किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 9 दिनों में। उसी काम को जो पूछा है, 5 विशेषज्ञ की जगह पर कितना लिख दें, 9 पचे 45 प्रशिक्षु और 6 प्रशिक्षु, तो 51 प्रशिक्षु उसी काम को कितने दिनों में करेंगे ये निकालना है। तो हल कर लेंगे, 17 चक्कू 68, 17 तिहाई 51, 3 तिहाई 9, आपका आंसर आ जाएगा D2 बराबर 12 दिन। तो इस प्रकार आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें लिखा है देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय की। शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चाल बढ़ाई घटाई है। तो भिन्ने देखो कौन कौन सी दी हैं, एक तो दी है 3/4 और दूसरी भिन्न दी है 4/3। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग दूरी मानेंगे क्या, हर का लासा। दूरी क्या मानेंगे बोलो, हर का एलसीएम लासा। तो 4 और 3 का लासा वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 का भी पहाड़ लग जाए 3 का भी लग जाए, कौन है, 12। एलसीएम हम क्या मानेंगे, 12, और इसी को हम लोग दूरी मानेंगे। क्या मानेंगे बोलो, दूरी। इसका मतलब देवेंद्र के घर से कार्यालय की दूरी कितनी मान लेते हैं बोलो, 12 किलोमीटर। और ये दूरी वो कितनी देर में तय करता है, 8 बजे निकलता है और 9:30 बजे पहुंचता है। इसका मतलब 1.5 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। तो इसका मतलब चाल हो जाएगी, भाग कर देते हैं दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय हो जाएगा, यानी दूरी बटे समय 12 बटे लगता है 1.5 घंटा। कितना लगता है, 1.5 घंटा। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 15 × 120, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब उसकी चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखिए 1/3 दूरी, इसमें कहा है 1/3 दूरी, तो 1/3 दूरी हमने कितनी मानी, 12, 12 की 1/3 दूरी हो जाएगी, यानी 3 किलोमीटर, नहीं 4 किलोमीटर। 12 की 1/3 कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाएगा किस स्पीड से बोलो, 3/4 की चाल से। तो 3/4, तो 12 का हो जाएगा 3/4, 4 तिहाई 12, यानी कितना समय लगेगा बोलो, सॉरी हाँ, 4 किलोमीटर जाता है वो, 3/4 चाल हो जाती है। तो चाल हमने कितनी मानी है बोलो, 8, तो 8 का 3/4 यानी हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर जाता है वो किस स्पीड से बोलो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और बाकी की दूरी जो है वो कितने बचेगी, 4 घटा दो 12 में से, 8 किलोमीटर। ये जाता है 4/3,
तो हम लोग 8 का कर देंगे 4/3, तो ये हो जाएगा चक्कू 32/3 होगा। 8 किलोमीटर है और नीचे कितना है 32 पर 32 कर लेते हैं, 32/3, तो बटे वाला 3 हम ऊपर लिख दें, तो ये 8 चक्कू 32 हो जाएगा। कैंची गुणा करा के जोड़ देंगे तो समय टोटल निकल आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4×2=8 और +3×3=9 और बटे नीचे के नीचे से गुणा 12, ये हो जाएगा 17/12, यानी एक सही 5/12, है ना। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको 60 से 5/12 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12×5 = 60, है ना। यानी ये आ जाएगा 1 घंटा 25 मिनट। तो 8 बजे में 1 घंटा 25 मिनट जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9:25। ठीक है, यानी 1 घंटा 25 मिनट टोटल लगेगा। 5/12 को हम लोग मिनट में बदल लेंगे, ये जो आएगा ये घंटे में आएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9:25। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पर ध्यान देंगे तो पहली संख्या देख लेते हैं, और पहली संख्या अभाज्य नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो ये 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 11, और 11 से विभाजकता का नियम क्या है, अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर क्या हो, बोलो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो यहां पर देखिए 1 लिखा है, 1 छोड़ करके 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, ऐसे इसमें 0 और इसके बाद 1 छोड़ करके 1 लेंगे, देख इसका और इसका अंतर कितने का है 0 का है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है, और पहला ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है। और अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1001, ये 11 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, तो वैसे तो बोर्डमास के नियम का पालन होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे बोलो घटाएंगे। लेकिन यहां पर बोर्डमास के नियम का पालन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग शुरुआत से ही ऐसे करेंगे, क्योंकि बोर्डमास के नियम को फॉलो कराएं तो देखिए ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप करके देख लीजिए। चाहे इसकी जगह पर अगर हम 2 लिख दें, भाग करेंगे ब्रैकेट में, और यहां फिर आ जाएगा 22, है ना, और फिर लिखेंगे यहां पर लिख देंगे 6×22 और भाग की जगह 3, तो ये आ जाएगा 90/44। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम लोग बोर्डमास के नियम का पालन नहीं करके ऐसे ही लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे तो मैच कर जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, इधर से हल करते हैं। 90 को 6 से भाग किया तो कितना आ गया 15, गुणे आगे हम लोग वैसे लिख लेते हैं 24। अब ध्यान से देखो 24 में से 8 गया, तो 24 में से 8 गया कितना 16/4/3। अब ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट को हल कर लेंगे 15 और यहां पर आ जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 15×60/3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20। जो हम लोग ऐसे लगाएंगे बिना बोर्डमास के नियम के तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें वी बोर्डमास का नियम लागू नहीं होगा, तब आपका आंसर मैच करेगा, अन्यथा मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप गुणा करा लीजिए। तो गुणा करा लेते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12×5 = 60, हासिल आया 6, दशमलव बाद में मैनेज कर लेंगे, हासिल कितना आया 6। फिर 12×5 = 60 और 6 66, फिर से हासिल 6 आया, और 12×1 = 12 और 6 18, और दशमलव एक अंक ये और एक अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। और ऐसा करके कौन सा ऑप्शन है बोलो, कौन है सेकंड वाला ऑप्शन। बाद में 0 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 18.60 का हो या 18.6 एक ही बात है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, और इसमें लिखा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो इसको हल करते हैं, देखिए 8×7 = 56,
11 तिहाई 35 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/3, भाग कर देंगे, 2 सही 1/3। और इस प्रकार आपका कौन ऑप्शन सही है बोलो? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है 52, 78, 156 का मासा बताओ। तो मासा का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 52 में भी है, 78 में भी है और 156 में भी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बोलो? बोलिए, बड़ी से बड़ी है संख्या निकालना। तो देखिए, 2 तो कतई गलत है, 39 भी गलत है, 52 में नहीं होगा, 13 या 26 में से होगा। तो 26 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसको देख लेते हैं, इसमें 26 है कि नहीं है? तो इसमें 26 नहीं है, तो 13 सब में है। 13 चक्कू 52, 13 छंग 78 और 13 एकन 13, 13 दूनी 26, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा? 13। 26 को चेक किया, लेकिन वो पहले में है, दूसरे में है, लेकिन तीसरे में वो नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है इसका लासा निकालना है, यानी लासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52 का भी पहाड़ लग जाए, 78 का भी लग जाए, 156, यानी जो 52 से भी विभाज्य हो, 78 से भी हो और किससे? 156 से भी हो। तो चलिए निकाल लेते हैं। 52, 78, 156। सबसे पहले 2 से कहा करेंगे तो आ जाएगा 26, यहाँ पर 2 तिहाई से 2 नवाई 18, और यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 8 16। फिर इसको अब कर लेते हैं, 2 से चलिए जब तक कट रहा तब तक काटते हैं। 13, 42 में वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ 2 तिहाई से 2 नवाई 18। अब यहाँ पर 13 से भाग कर लेते हैं, तो 13 एकन 13 तिहाई 42, 13 तिहाई 42। 3 से कर लेते हैं तो इनकी गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 13 चक्कू 52, 52 तिहाई 156। कितना हो जाएगा बोलो? 156। तो इस प्रकार 156 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा है श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है। ठीक है, जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तो महीने की बचत बताएं। तो देखिए, आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस व्यय। तो बचत प्लस व्यय, तो बचत 3 है, व्यय 8 है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 11। 11 की वैल्यू दी है 27,500, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 11 से भाग कर लेंगे। 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, आ जाएगा। एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2500। और पूछा क्या है? महीने की बचत, यानी 3 की वैल्यू पूछी है। कितनी की वैल्यू पूछी है बोलो? 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7500। तो यानी बचत हो जाएगी कितनी बोलो? 7500। यानी इसका मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 19 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हल किया, मैथ का पोर्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर से हम लोग एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।